चलिए, ग्राउंड टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, ये वाली जो क्लास है, दिस क्लास इज फॉर ग्रुप बी। ठीक है, ये रोल नंबर 71 to 139। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था यूनिट वाइज। इट इज यूनिट 1 2 3 4 जो था। तो नंबर 1 यूनिट जो है वो है आपकी डीसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका जो आपका सिलेबस क्राइटेरिया रहेगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, सोर्स कन्वर्जन, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट, मैश एंड लूप एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम, और उसी थ्योरम में उसका एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन, दैट इज अपना थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये 3 थ्योरम इसमें कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपना जो इलेक्ट्रिकल की जो मेन बेस है, द मेन बेस एंड मेन रिक्विसाइट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इज द क्या है, फिजिक्स। ठीक है ना, मतलब फिजिक्स में जो भी चीज आप देखते हैं वो इसका इसमें मेन बेस की तरह अपन इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग अगर बात करें किसी भी सिस्टम की या किसी भी वैल्यू की, जो अपन थ्रू आउट द कंटेंट इसमें लेंगे या जो भी चीज इसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एसआई सिस्टम आप सभी को पता हुआ है। तो एसआई का जो फुल फॉर्म है, दैट इज द फुल फॉर्म इज द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना, तो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि कौन कौन सी यूनिट को आप कौन कौन सी नेम या जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हैं उस सिंबल को हाउ वी मेंशन दैट सिंबल इन द क्वांटिटीज। ठीक है ना, दैट इज सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी उसका सिंबल आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। सिमिलरली फोर्स न्यूटन, एनर्जी ऑफ वर्क जूल, पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम, कंडक्टेंस सीमेंस, कैपेसिटेंस फेराड। अब फेराड हो, माइक्रो फेराड हो, मिली फेराड हो, देखो इनमें कुछ भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा सिस्टम लेके चल रहे हैं और किस पे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद है आपका इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट है वेबर, एंड लास्ट में इंडक्टेंस जो अपना है हेनरी। मतलब जो भी आपका एसी या डीसी सिस्टम होगा उन सभी सिस्टम में ये सारे के सारे यूनिट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को भी किसी भी स्लाइड में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर मैं उसको फिर से रिवाइज कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, पहले अपन क्योंकि अपना इलेक्ट्रिकल बिल्कुल मेन अपना क्या बोले इसका स्तंभ है अपनी इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए इसमें जो अपना इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट की बात करें या फिर जो टर्मिनोलॉजीज बार बार आएंगी, पहले अपन उसको देखेंगे। फिर जो आपका वोल्टेज एंड सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इस एसआई सिस्टम में दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, तो इसी के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की बात करें अपन, या फिर किसी भी एक डीसी सर्किट एनालिसिस की बात करें, एसी सर्किट एनालिसिस की बात करें, क्योंकि यूनिट फर्स्ट इज द डीसी सर्किट एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी अपन सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज होती है, और नंबर 1, नंबर 2 इज दिस कि अपन जो भी एनालिसिस करते हैं या जो भी उसके बारे में पढ़ेंगे उसको किस तरीके से अपन मेंशन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे an electric circuit is an interconnection of electrical elements linked together in a closed path. ठीक है ना, linked together in a closed path so that electric current may flow continuously. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सा भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस की बात हो रही है या डीसी सर्किट एनालिसिस की बात हो रही है तो उसमें नंबर 1 जो
टर्मिनोलॉजी अपन लेके चलते हैं, वो अपन ले चलते हैं उसमें उसका क्लोज पाथ। ठीक है ना। जब कभी भी किसी का भी इंटरकनेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, अब वो एलिमेंट का मतलब ये है कि एक्टिव एलिमेंट भी आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होगा आपका पैसिव एलिमेंट, वो मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि लिंक टुगेदर इन अ क्लोज पाथ, मतलब एक क्लोज पाथ के ऊपर अगर बात करेंगे, और अगर कोई भी आपका उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में अगर क्लोज पाथ बन रहा है, इट मींस दैट उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो आपका सेम रहेगा। ठीक है। और सर्किट से मतलब ये है कि अपन जब भी किसी भी डाटा की बात करेंगे, चाहे वो एलिमेंट हो, एक्टिव एलिमेंट हो या पैसिव एलिमेंट हो, तो उन सभी एलिमेंट्स में जो बात आएगी वो आपके सर्किट डायग्राम की होगी। ठीक है ना। ये सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सर्किट डायग्राम में वो सभी चीजें होती हैं जो आपको सर्किट में दिखता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने ये बात करी आपसे कि अपन ने जो इनपुट सप्लाई है या इनपुट सोर्स है, उसमें अपन ने कोई सी एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है। ठीक है ना। बैटरी कनेक्ट करी है इनपुट साइड में या फिर सप्लाई साइड में, और लोड में। देखिए, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी अगर अपन सोर्स बात कर रहे हैं, सोर्स का मतलब है, सोर्स मतलब अपन बैटरी, क्योंकि अपन यहाँ पे अपन डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी में अपन सिंपल बैटरी को ही लेके चलेंगे। और अगर इसी में अगर मैं बात करूंगा किसी भी एक लोड की, ठीक है ना, कोई सा भी एक लोड की बात होगी, तो वो होगा मतलब यहाँ पे फॉर स्पेसिफिकली डीसी सर्किट के लिए जो अपन लोड लेंगे, वो लोड कौन सा होगा आपका आर लोड। ठीक है ना। आर लोड का मतलब ये होगा कि यहाँ पे अपन क्या लेके चलेंगे, यहां पर अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को कि जब भी कभी यस कोई सर। सर्किट डायग्राम की बात होगी, उस सर्किट डायग्राम में नंबर 1 इज बैटरी एंड नंबर सेकंड इज रजिस्टर, मतलब एक सोर्स होगा और एक लोड होगा। अब इस सोर्स और लोड के बीच में आपका एक कनेक्शन होगा। अब उस कनेक्शन को जो अपन यूज करते हैं, वी कैन यूज अ वायर। इस वायर के थ्रू अपन उस सोर्स और लोड की वैल्यू की बात करते हैं। इट मीन्स दैट अगर आपकी वायर है, इट मीन्स दैट कि वो वायर से अपन क्या कर रहे हैं, उस वायर से अपन कनेक्शन कर रहे हैं। अब उस वायर में आप कुछ भी चीज लगाना चाहो, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको रेजिस्टेंस लगाना है या फिर आपको कोई सा भी सोर्स लगाना है या कोई भी एलिमेंट लगाना है। इट मीन्स दैट कि ये वायर एक कनेक्शन टर्मिनल देगा आपको, किसके किसके बीच, आपको सोर्स और लोड के बीच। ठीक है ना। और एक चीज और है, अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम बोल रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने मान लो यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट करी हुई है, और अज्यूम दैट द बैटरी वोल्टेज VDC वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। अगर कोई भी VDC वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, इट मींस दैट कि यहाँ पे कोई ना कोई करंट भी फ्लो होगा मेरा। क्लियर। अब ये जो करंट फ्लो होगा, इट मींस दैट ये करंट आपका पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होते होते यहाँ पे वापस भी आएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो भी आपका करंट फ्लो होता है, इट इज ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। इट मींस दैट कि यहाँ पे इस तरीके से अपन एक क्लोज पाथ बनाते हैं। ठीक है ना। और अपन अज्यूम करते हैं इसमें एक क्लॉक वाइज, मान लो या VDC है और इसका सिंबल प्लस माइनस इस तरीके से है। ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस सर्किट डायग्राम जो भी आपका करंट फ्लो होगा, दैट इज फ्रॉम बैटरी, जो भी करंट निकला है वो यहाँ पे इस वायर से गया, फिर रजिस्टर से गया, फिर वायर से फिर से फ्लो होते हुए आपकी बैटरी वापस चला गया। क्लियर। एक और चीज, एक और कंसेप्ट से अपन को समझ सकते हैं। एक और कंसेप्ट से मतलब है, या फिर आप इस तरीके से समझो कि आपका इसका जो भी आप सर्किट इसमें यूज कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका सेम होगा।
जो भी आपका उसमें नोड गिवन हो या फिर जो भी आपका टर्मिनल गिवन हो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूं और यहाँ मैंने इसमें स्टार्टिंग करी है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे ए, बी, सी, डी। ठीक है, सबको देखा ए बी सी डी पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जगह जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो का डायरेक्शन कहां से होगा? सबसे पहले करंट आपका ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ए गया। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे कोई क्लोज पाथ है, इसका मतलब ये है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम। समझ आया? मतलब यहां पे अगर कोई भी आपको सर्किट को एनालिसिस करना है, देखो अपन जब मैश एनालिसिस में या फिर लूप एनालिसिस में या किसी भी थ्योरम्स में जब अपन जाएंगे, तो वहां पे इन कंसेप्ट्स का यूज बहुत ही मेजरली तरीके से होगा कि आप करंट का आपका डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, करंट आपने आपका कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, कौन सा उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा उसका एंडिंग पॉइंट है, ये सभी चीजें अपन को इसमें रीड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ आया आप सभी को कि जब भी कभी अपन किसी सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो उस सर्किट डायग्राम में आपको यह पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है, लोड क्या है, और जो भी उसमें वायर का कनेक्शन है, और जो भी अपन उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस करंट फ्लो से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये कैसा होना चाहिए। हेलो सर। यस पूनम। सर अभी तक क्या बताया है? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है। अभी ये बताया गया कि जैसे अपन डीसी सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसमें जो भी सर्किट होगा, उस सर्किट में अगर कोई भी अगर आपका क्लोज पाथ बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां उसमें क्लोज पाथ है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कंटिन्यूअसली आपका फ्लो होता रहेगा। ठीक है ना? और अगर अपन डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पे एक आपका बैटरी सिंबल है जिसको अपन सोर्स की तरह मानते हैं, सोर्स बोल लो या सप्लाई बोल ले अपन इसको। और इसी तरीके से एक रजिस्टर है आपका इसमें, जिसको अपन किसके द्वारा वी कैन यूज इट एज अ लोड। और उसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी डी ये चार टर्मिनल इसमें आपके आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया सबको? यस इसमें सर। इस स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये सिंपल सर्किट, मतलब अगर अपन को किसी भी सर्किट का एनालाइज करना है या किसी सर्किट के बारे में आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ कि वो क्लोज पाथ उसमें कैसे बन रहा है, तो उसको क्लोज पाथ बताने के लिए अपन यही यही एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसमें आपका उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो दोनों ही आपके उसमें सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कोई भी आपको लोड दिया हुआ है, इट मींस दैट कि यहाँ पे इसमें जो भी आपका यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, मान लो कोई भी रेशियो एलिमेंट लगा है, इट मींस दैट अगर इसका डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे को पता हो, तो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें डिसाइड होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नोड पॉइंट की। तो नोड पॉइंट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। नोड पॉइंट मतलब क्या है कि जहां भी आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, उसको अपन नोड पॉइंट लेके चलते हैं। इट मीन्स दैट कि इन दिस सर्किट अगर यहाँ पे ए और बी ये दोनों नोड पॉइंट है, इट मीन्स दैट कि सबसे पहले अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं यहाँ पे ए टू बी, ठीक है, ए टू बी अगर मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, इट मीन्स दैट कि मैं उस करंट को नाम दे रहा हूं I1। ठीक है ना? और अगर इन केस मैं करंट को फ्लो करा रहा हूं फ्रॉम बी टू ए, इट मीन्स दैट कि यहां पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे रिवर्स हो जाएगा, इट मीन्स दैट कि नोड बी से ए में अगर मैं करंट की वैल्यू फ्लो करा रहा हूं, तो उसको मैंने यहाँ पे -I2 से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है ना?
एक और तरीके से समझिए कि यहाँ पे इस लोड में या इस जो भी एलिमेंट है, इनकमिंग करंट जो है इन दिस, वो इस तरीके से आ रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट से आ रहा है, और यहाँ पे इसी तरीके से जो करंट I2 आ रहा है फ्रॉम पॉइंट बी से आ रहा है। तो या तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे इन दोनों में ही दोनों करंट का समेशन हो रहा है। इट मीन्स दैट फ्रॉम द किरचॉफ्स करंट लॉ द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, उससे क्लियर ही जाएगा। दैट इज द करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, या फिर जो इसमें लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू माइनस I2। ठीक है ना, दोनों ही टर्म वैलिड है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें क्या है। क्लियर। इसी तरीके से जब अपन डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, मतलब डीसी और एसी की बात करते हैं, तो डीसी करंट का मतलब यह है कि डीसी करंट इज अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मतलब उसमें जो आई फ्लो होगा ना, उसका डायरेक्शन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब वो चाहे ए से बी रहे, चाहे बी से ए रहे, उसकी वैल्यू जो रहेगी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरीके से जब अपन अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, ये तो हो गया डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में जो आपका करंट है, इसका करंट वो क्या रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, इट इज वेरिंग इन नेचर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसा आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ यहाँ पे जो अपना ये वेवफॉर्म अपन ने बनाई है, साइनसोइडल वेवफॉर्म अपनी बन रही है, इसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है प्लस से माइनस, फिर प्लस से फिर माइनस, मतलब साइनसोइडल वेवफॉर्म इसमें बन रही है आपकी। इट मीन्स दैट कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड से मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे 0.4 मिल रहा है, यहाँ पे -0.4 मिल रहा है, या 0.5, हाँ 0.5 मिल रहा है, यहाँ पे -0.5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, और इन एडिशन टू दैट इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि करंट की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ करंट फॉर डीसी एंड एसी, डीसी के लिए वो जो रहेगा दैट इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और एसी के लिए जो करंट जो वेरी करेगा इट इज विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपन उसको वेरी करेंगे। क्लियर। समझ आया बेटा। यस सर। ठीक है, तो सर इसमें हेलो। हाँ बोलो, बोलते जब पूछो पूछो पूछो। सर किरचॉफ के नियम में सर जो इनपुट सर आने वाले करंट और जाने वाला करंट सर, तो सर ये ए और बी दोनों में सर करंट आ ही रहा है, तो जा कहाँ से रहा है? हाँ, आ ही रहा है ना, तो वही तो मैंने बताया, इसमें दोनों में ही करंट इनकमिंग है, इसीलिए अपन ने इसको क्या लिखा है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, तभी तो ये लिखा है अपन ने। और इसी तरीके से जो इसकी वैल्यू है, चाहे अपन उसको I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 लिख लें, या I1 इक्वल टू माइनस I2 लिख लें, दोनों ही वैल्यू आपकी सेम है इसमें। ठीक है, ओके सर। समझ आया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, अभी तो मैं आपको इसमें प्रेजेंटेशन से बता रहा हूं, फिर अपन इसको डिक्टेट करके भी बताएंगे, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। तो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये वाले स्किप करते हैं, बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, क्योंकि आपको एज अ बेसिक ये पता होना चाहिए कि अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसमें कौन कौन से टाइप के रिप्रेजेंटेशंस अपन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले कॉपी में ही आप बनाइए इसमें। तो इसमें नंबर 1 जो आपका इसमें रहेगा, दैट इज, अगर मैं बात करूं तो
नंबर 1 इज द कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन में। इन कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन अपन आप ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द लोड। ठीक है ना, मतलब सोर्स और लोड ये अपन इसमें लेके चल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद होता है आपका सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ये तो मैंने बता दिया आपको सोर्स और लोड के बारे में। अब इसी में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मेरे को इसको सर्किट डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सर्किट डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे जो सोर्स था उस सोर्स को मैंने लिख लिया प्लस माइनस BS, और जो लोड था यहाँ पे लोड अपन ने बनाया हुआ है वो लोड मैंने ले लिया यहाँ पे एज अ रेजिस्टिव लोड, और यहाँ पे मैंने इसके अक्रॉस एक यहाँ पे प्लस VS से R से रेजिस्टेंस से यहाँ पे आपका इसमें करंट फ्लो कराया है। ठीक है ना। और इसी का अगर अपन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोई भी अगर अपन कंसेप्ट को समझते हैं या सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो उन कंसेप्ट को और सर्किट डायग्राम को अपन किस तरीके से फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे कोई सी भी एक, चाहे आपने कार की बात करें या कोई सा भी टू व्हीलर की बात करें, उसमें आपने एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है। ठीक है ना, DC बैटरी कनेक्ट करी हुई है। उस बैटरी से आपने क्या किया हुआ है, अपनी हेडलाइट को या फिर हॉर्न को, जो भी आपने उसमें एलिमेंट लगाए हुए हैं उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बैटरी है ये तो हो गया आपका सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे हेडलाइट कनेक्ट करी हुई है, दिस इज योर लोड। ठीक है, समझ आया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या तो अपन उसको कंसेप्ट से समझे, कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अपन ने कंसेप्ट याद कर लिया कि एक सोर्स कनेक्टेड है, एक लोड कनेक्टेड है, और उसमें आपका वोल्टेज भी प्रेजेंट है और उसमें आप करंट भी आपका उसमें फ्लो हो रहा है। या फिर उसका अपन सर्किट रिप्रेजेंटेशन देख लें। सर्किट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से सोर्स और लोड कनेक्ट थे उसको अपन ने इसमें कनेक्ट कर दिया है या उसमें अपन ने ड्रॉ कर दिया है। और थर्ड कंसेप्ट जो है वो आपका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये किस तरीके से अपन ने एक बैटरी सोर्स को और एक हेडलाइट को अपन ने अपना इसका कंसेप्ट को किस तरीके से फिजिकली इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों डायग्राम समझ आया आप लोगों को कि ऐसे ही अपन एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। समझ आया स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। यस सर। ये वाला प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो उसमें से भी आप देख लेना। ठीक है ना। ओके सर। यस चलिए, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो भी आपका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे किसी भी एक ब्रांच की, ठीक है ना, तो ब्रांच के मतलब ये है कि आपने कोई सा भी अगर ब्रांच कनेक्ट किया हुआ है, इट मीन्स दैट उसमें आपका एक ब्रांच वोल्टेज रहेगा और एक ब्रांच करंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स दैट A और B यहाँ पे एक पॉइंट अपन ने लिए हुए हैं और यहाँ पे एक ब्रांच कनेक्टेड है। ब्रांच का सिंपल मीनिंग ये है कि जहां भी अपन अपने कोई भी एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिव एलिमेंट हो चाहे वो पैसिव एलिमेंट हो। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब ये है कोई सा भी आपने वोल्टेज का रिसोर्स लिया है या करंट सोर्स लिया है, और पैसिव एलिमेंट से मतलब ये है यहाँ पे DC सर्किट है तो वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ अपना सर्किट ब्रांचेस की, इसका मतलब ये है कोई भी आपने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, ठीक है ना। अगर सबसे पहले तो आपका सिंपल हो गया, ये हो गया यहाँ पे अपन ने ब्रांच वोल्टेज और ब्रांच करंट मतलब स्मॉल v और स्मॉल i, इसको अपन ने बताया है कि ये कोई ब्रांच है आपके पास AB। इस ब्रांच में अपन ने जो वोल्टेज लिया हुआ है उसको अपन ने लिया हुआ है V, और जो करंट लिया हुआ है ब्रांच करंट उसको हम मान रहे हैं I।
सबसे पहला ये हो गया ए ब्रांच। उसके बाद इसी ब्रांच में जो नंबर 1 एग्जांपल ही हो गया पहला। अगर मैं इसमें सेकंड एग्जांपल लूं किसी भी एक रजिस्टर का, तो सिंपल एक रजिस्टर मतलब आइडियल रजिस्टर, तो यहाँ पे अपन रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है किसी भी ब्रांच में। थर्ड एग्जांपल दैट इज अपन ने कोई बैटरी कनेक्ट करी हुई है, तो ये इस तरीके से हो गया। सिमिलरली आपका फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे आपका एक एमीटर अपन ने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके से अलग अलग एग्जांपल से अपन ये बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट में अपन क्या लेके चल रहे हैं, फॉर दैट एलिमेंट अपन यहाँ पे ब्रांचेस को इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका, आपका नोड का। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अपना कोई सा भी, अगर अपन नोड की बात करते हैं फॉर एनी नोड, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर दैट टर्मिनोलॉजीज कोई भी अगर अपन नोड ले रहे हैं या ब्रांच ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपन उसमें क्या क्या चीज लेके चलें जो आपको इजीली वे में वो समझ आए। तो उसके लिए सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए अब आप एक डीसी सर्किट करके हेडिंग, डीसी सर्किट करके हेडिंग लिखिए इसमें सबसे पहले आप लोग। ठीक है। तो डीसी सर्किट में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई सा भी अगर अपन डीसी सर्किट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उस डीसी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसमें फॉर एग्जांपल कोई सी भी अगर अपन क्लोज पाथ ले रहे हैं, तो इसका डीसी सर्किट का मतलब ही ये है कि लिखिए इसमें द क्लोज पाथ followed the closed path followed by direct current is called a DC circuit। ठीक है ना, लिखा सब लोगों ने। मतलब अगर अपन कोई सा भी एक क्लोज पाथ ले रहे हैं और उसमें अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसमें आपका एक डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको अपन मान के चल रहे हैं ये आपका डीसी सर्किट है। ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग है जो अपन इसमें लेके चलेंगे, इसी में नेक्स्ट हेडिंग इज द नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो नंबर 1 आपका जो इसमें एग्जांपल जो रहेगा, दैट इज आई हैव ब्रीफ यू अबाउट द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने एक सर्किट आपको इसमें ड्रॉ किया, इसमें आपका एक E1 सोर्स है, एक रेजिस्टेंस R1, R3, R2 और एक और इसमें आपका बैटरी सोर्स मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। प्लस माइनस E1, R1, R2, R3 प्लस माइनस E2। दिस इज अ फिगर 1.1। फिगर बना लो ये वाला, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं इसको। बना लिया सबने फिगर? यस सर। ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी मैं लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है,
दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, नंबर वन इज एक्टिव एलिमेंट एंड नंबर सेकेंड वन इज द पैसिव एलिमेंट। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों को, और आप लोगों को अपनी एनर्जी से आप लोग बता रहा हूं, और आप लोग उस लेक्चर को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, ठीक है ना, इट मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे क्या हूं, एक एक्टिव एलिमेंट हूं जो कि अपनी एनर्जी को डिलीवर कर रहा हूं और एनर्जी को सप्लाई कर रहा हूं, है ना। और आप लोग उसी समय क्या है, आप लोग पैसिव एलिमेंट हैं, जो कि क्या है, उस एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जो भी सर्किट में आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्टेड होगा वो आपका एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो E1 और E2 की जो वैल्यू है, इस E1 और E2 में जो आपका यहाँ पे कनेक्शन है, दिस E1 एंड दिस E2, ये दोनों क्या है, ये है आपके क्या, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए इसकी डेफिनेशन, द एलिमेंट, बेटा आपको विजिबल है कि इसका पॉइंटर थोड़ा सा और बोल्ड करूं क्या, दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, sir, properly No, visible. sir, it is visible. The element which supplies energy to the circuit. The element which supply energy to the circuit is called active element. ठीक है ना। तो इन फिगर 1.1 E1 and E2 are active elements, ठीक है। समझ आया सभी स्टूडेंट्स को कि एक्टिव एलिमेंट का मतलब आया आप लोगों की जो भी आपकी एनर्जी डिलीवर करे या सप्लाई करे, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ एक्टिव एलिमेंट। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जितना मुझे पता है सर, जैसे E1 और E2 है सर, सर इनमें से अगर कोई एक भी वैल्यू बड़ी हुई, तो सपोज E2 बड़ी हुई तो E2 पूरे सर्किट को करंट सप्लाई कर रही होगी, अगर E1 छोटी हुई तो वो चार्ज हो रही होगी। तो सर ठीक है, सर उस केस में सिर्फ E2 ही एक्टिव एलिमेंट होगा ना? हाँ आपका डाउट सही है बिल्कुल। देखिए अभी अपन को ये पता नहीं है कि इसमें सर्किट में वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, E2 क्या है। जब अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे ना, तो अपन को ये समझ आएगा कि जो भी आपका बैटरी कनेक्टेड है, चाहे आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ठीक है ना, जहां पे भी आपका सोर्स प्रिंसिपल काम करता है, अब वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे, कि उसकी वैल्यू से उसको चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है या कोई भी वैल्यू आ रही है। क्योंकि ये आपका डीसी सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में जो क्या है, ड्रॉप्स बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे एज सच जो भी आपका, चाहे मैं आपको बोलूं किसी भी एक वोल्टेज सोर्स के बारे में या फिर करंट सोर्स के बारे में, अगर मान लीजिए यहाँ पे E2 के इंस्पाइट कोई सा भी एक करंट सोर्स कनेक्टेड होता, जिसको मैं नाम दे देता दैट करंट सोर्स इज I2, दैट करंट सोर्स इज I2, तो उसमें इस जगह वहां पे वो करंट सोर्स क्या हो जाता, वो भी आपका एक एक्टिव एलिमेंट ही होता, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे, वो जब अपन एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वोल्टेज सोर्स से सप्लाई आ रही है और कौन सा वोल्टेज सोर्स उस सप्लाई को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है। समझ आया? यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर इफ वी टॉक अबाउट द मेन कंसेप्ट ऑफ द एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसमें जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा वो आपका एक्टिव एलिमेंट ही होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई की स्टार्टिंग ही वहीं से होगी। जो करंट, अगर आपका एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा तो आपके सर्किट में करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो आपका सोर्स और लोड का कंसेप्ट नहीं होगा और उसमें करंट फ्लो नहीं होगा।
तो वो आपका एक्चुअली में सर्किट कहलाएगा ही नहीं। तो इसलिए सर्किट की स्टार्टिंग के लिए आपको एक्टिव एलिमेंट का उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं अब? ओके सर। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो इसमें है, द नेक्स्ट वन इज द पैसिव एलिमेंट। तो हेडिंग डालिए अब आप लोग इसमें पैसिव एलिमेंट, और पैसिव एलिमेंट के लिखिए इसमें नंबर सेकंड इज द पैसिव एलिमेंट। उसमें लिखिए द एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट में अपन लिखेंगे द एलिमेंट्स which receives energy is called passive element। ठीक है ना, और इसका एग्जांपल होता है सच एस कोई सा भी रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है ना, मतलब बेसिकली अगर अपन पैसिव एलिमेंट की बात करें तो आर, एल और सी, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों के तीनों ही आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि अपन डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इन फिगर 1.1 R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस and R3 resistance, these are the passive elements। सर पर कभी कभी इंडक्टेंस भी तो सोर्स की तरह काम करने लगता है, एक इंडक्टर। हाँ सानिध्य, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में या सर्किट में उसका प्रेजेंस किस तरीके से है। मतलब वोल्टेज सोर्स को या किसी भी इंडक्टर को या कैपेसिटर को अपन किस तरीके से ले रहे हैं। तो वो जब अपन एसी सर्किट में अपन देखेंगे ना और उसके एनालिसिस करेंगे इंडक्टिव सर्किट का या आरएल सर्किट का या आरएलसी सर्किट का, तो उसमें अपन को समझ आ जाएगा कि इंडक्टर का उस तरीके से बिहेवियर कैसा हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन बेसिकली जो आपका पैसिव एलिमेंट होता है उसमें आपका चाहे अपन रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, ठीक है ना, रजिस्टर भी आपका एक तरीके से एनर्जी को रिसीव करेगा, या जो भी आपका करंट जो होता है उसको क्या करेगा, वो आपको उसके फ्लो को अपोज करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, तो इंडक्टर भी क्या करता है, इंडक्टर का मेन काम क्या रहता है, इट वर्क इज टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये भी आपको एनर्जी को स्टोर करता है इंडक्टर। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो ये भी आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, एंड इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फील्ड में डिपेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर में अपन कॉइल यूज कर लेते हैं तो वहां मैग्नेटिक कॉइल आ जाती है, मैग्नेटिक फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। और कैपेसिटर में अपन 2 पैरेलल प्लेट यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है ना, वो अपन जब अपन एसी सर्किट में आएंगे तो उसको और डीपली देखेंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के टर्म में बात करें या इस सिंपल फिगर की बात करें, तो यहाँ पे पैसिव एलिमेंट का जो का वो होगा, बाइफर्केशन होगा या क्लासिफिकेशन होगा, वो आपका उसी तरीके से होगा कि जो भी आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा किसी भी सर्किट में, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, इन तीनों में ही जो तीनों रेजिस्टेंस जो है, दीज आर द पैसिव एलिमेंट्स। सर तो क्या ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट है, ये अपन तभी बता सकते हैं कि जब हमारे पास सर्किट होगा, तो एक सर्टेन सर्किट के लिए हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, अगर अपन को बेसिक सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसमें बताओ एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट कैसा है, तो जहां भी आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स रहेगा वो एक्टिव एलिमेंट रहेगा, और जो भी आपका R1 रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा पैसिव एलिमेंट ही होगा।
अब सर्किट के बिहेव के बाद अपन देखते हैं कि क्या चीज कंज्यूम हो रही है और क्या चीज उसको सप्लाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन ऑन द फैक्ट अगर अपन बात करें तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट इस तरीके से ही अपन डिफाइन करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। यस यस। यस सर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, जैसे अपन बात करी थी अभी अपन ने अभी अपन बात कर रहे थे नोड की, NODE की। तो नोड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, तो नंबर थर्ड जो है दैट इज द नंबर थर्ड इज द नोड। नीचे मैं लिख रहा हूं नंबर थर्ड वन इज द NODE नोड, ठीक है ना। तो नोड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने ब्रांच का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे अपन ने मान लीजिए जो मैं इसको बाइफरकेट, इसको मैं नाम दे रहा हूं, तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया ए। ऊपर सर्किट में देखो R1 और R2 के बीच में जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे दिया बी। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, और R3 के नीचे जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल में, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो डी, ठीक है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे E2 के नीचे और E1 के नीचे इसको ही पॉइंट दे सकता था, लेकिन आगे अभी अपन नोड कंसेप्ट समझ रहे हैं तो अपन मिनिमम जो पॉइंट है उससे भी अपन समझ सकते हैं। तो नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे। सर्किट एलिमेंट से मतलब ये है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट बोथ। इसलिए यहाँ पे जो है जो नोड पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, कोई बताएगा? जो इस सर्किट में जो नोड पॉइंट होगा वो कौन कौन सा होगा? सर चारों होंगे ABCD, चारों क्योंकि होंगे। A सर बी और डी। हाँ बोलो पूनम चंद, क्या बोल रहे हो? बी और डी। सर चारों होंगे ABCD। चारों होंगे, वेरी गुड। क्योंकि मैंने क्या बोला है, नोड का डेफिनेशन क्या है? नोड टू और मोर जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होंगे। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखिए फटाफट आप लोग। देखिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी वही मैं आप लोगों को लिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें है आपका अ नोड इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क where two or more circuit elements, ठीक है ना, two or more circuit elements are joined, ठीक है। तो इन फिगर 1.1 पॉइंट A, B, C and D are the nodes, ठीक है। समझ आया नोड का कंसेप्ट? मतलब यहाँ पे A में क्या है आपका E1 R1 कनेक्टेड है, B में आपका R1 R3 R2 तीन पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब दो से ज्यादा हो गए। C में आपका R2 और E2 ये कनेक्टेड है, और D में आपका R3 भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसमें आपका E1 भी कनेक्ट हो रहा है और E2 भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। यही अभी अपन ने जो प्रेजेंटेशन था वो उसमें भी अपन ये देख रहे थे। जैसे कि मान लो ये भी यहाँ पे भी इस प्रेजेंटेशन में भी अपना डेफिनेशन ऑफ नोड अगर अपन को बोला गया है तो वो भी अपन को इसमें इजीली दिख रहा है यहाँ पे, कि जहां भी आपका एलिमेंट कनेक्टेड होगा उस पॉइंट को अपन नोड पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब वहां पे दो या दो से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो इसको भी अपन नोड बोल रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको नोड पॉइंट बोल दिया, ये आपका नोड पॉइंट हो रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका नोड पॉइंट हो रहा है। क्लियर? एक एग्जाम्पल हो गया नंबर 1, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये नंबर 2, तीसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से सॉरी, नोड A
और नोड बी हो रहा है, तो इसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, चाहे आप करंट सोर्स कनेक्ट किया हुआ है या रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड किए हुए हैं, तो ये भी आपका नोड पॉइंट ही हो रहा है। ठीक है, तो नोड का आपको कंसेप्ट समझ आया किस तरीके से है? यस सर। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट जो एक और कंसेप्ट आता है नोड के बाद ही, वो हो जाता है आपका जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका कि मान लीजिए अपन किसी भी एक बड़े रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, चाहे अपन ग्वालियर की बात करें या इंदौर, भोपाल, तो आप ये बताओ कि जंक्शन से आपको क्या समझ आता है? जैसे ग्वालियर जंक्शन बोलते हैं या दिल्ली जंक्शन, भोपाल जंक्शन, जंक्शन से आपको मेनली क्या कंसेप्ट, क्या समझ आता है कि अपन जंक्शन क्यों बोलते हैं? तो उसका यूज अपन इलेक्ट्रिकल में भी यूज करते हैं। ठीक है ना? सर एक ही पॉइंट पे बहुत से रूट्स मिलते हैं या फिर एक ही पॉइंट से बहुत से रूट्स निकलते हैं? हाँ ठीक है, सर उसको वेरी गुड। जंक्शन बोलते हैं। और कोई? और सर सर वहाँ पर मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। मीटिंग पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव बनाओ तो अच्छा लगेगा, आप लोग बताते जाओ, आपके भी कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से होंगे, और यहाँ पे भी आपको उसको आप रियल लाइफ से आप एनालाइज करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। हाँ, और बताओ, और कोई? सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जंक्शन वो होते हैं जिन पे करंट रुकता नहीं है, मतलब आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट होता है, तो उस जंक्शन पे कोई करंट स्टोर नहीं होता। नहीं, जंक्शन एक्चुअली आप दूसरे उसमें या तो टर्म में ले जा रहे हो। चलो ठीक है, आपका भी कुछ कुछ ठीक है आंसर। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेनली रेलवे लाइन की, ठीक है ना, जैसे अपन वहां जंक्शन से की सबसे बात ज्यादा करें। रिलीज। हाँ विपिन बताओ, कुछ बोल रहे हो विपिन? जैसे ये बोल रहा था, जैसे कि जहां से सबसे ज्यादा रिलीज किया जाए कुछ एनर्जी, उसको से जंक्शन कह सकते हैं अपन। हम्म, ठीक है। देखो, नोड और जंक्शन ये एक तरीके के पॉइंट ही होते हैं, बस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नोड की मैं बात करता हूं तो नोड में अपन क्या लेते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको अपन बोल देते हैं नोड। और इसी तरीके से अगर मैं जंक्शन की बात करूं तो जंक्शन में जहां पे भी तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं तो उसको मैं नाम बोलता हूं जंक्शन। जैसे कि अपन रेलवे लाइन की बात करते हैं तो जहां से एक दो तीन तीन अलग अलग जगह लाइन अगर जाती है तो वो उसी को अपन जंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर अपन इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो किसी भी सर्किट में या किसी भी नेटवर्क में जहां अपन ये देख रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट में तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स आपने कनेक्ट कर दिए हैं तो वो आपका एक तरीके का जंक्शन होता है। तो इट मीन्स दैट अगर उसको डेफिनेशन अपन बोलेंगे तो इसमें लिखिए, अ जंक्शन is a point in the network. A junction is a point in the network where three or more circuit elements are joined. ठीक है ना, समझ आए? तो इसमें इन फिगर 1.1 जो आपका बी पॉइंट है, बताइए मुझे कौन कौन सा पॉइंट जंक्शन है जहां पे तीन या सर तीन बी से एंड डी। ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हैं? बी एंड डी। बी एंड डी है ना? यस सर, डी ठीक है, एंड बी तो ये इसका दोनों। मतलब ये है कि यहाँ पे यस इस सर, बीडी सर। सर्किट में जो आपका बी एंड डी पॉइंट है, दीज बी एंड डी पॉइंट आर द जंक्शंस। क्लियर? यस सर। समझ आया?
तो इसी तरीके से अपन कोई भी अगर अपन सर्किट देखते हैं या किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो वो इस तरीके से ही होता है कि अपना जो भी आपका एक्टिव एलिमेंट हो या पैसिव एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी कि कोई भी अगर अपन इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात करें, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसलिए मैंने स्किप किया था ये वाला पॉइंट, आप ये वाली स्लाइड, कि इसमें अपन वही चीज लेके चल रहे हैं कि अपन कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जहां पे आपके कॉम्बिनेशन हो रहे हैं किसी भी नेटवर्क के, किसी भी एलिमेंट्स के, ठीक है ना। यहाँ पे पैसिव एलिमेंट जो कि एलिमेंट जो भी एनर्जी को रिसीव करे या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका एक्टिव एलिमेंट जिसको अपन ने एज अ सोर्स और एज अ सप्लाई एनर्जी बोला गया था, और इसी तरीके से अगर अपन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका एक बाइलेटरल और एक यूनिलेटरल एलिमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो बाइलेटरल एलिमेंट से मतलब ये है कि जहां पे आपका करंट का डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो हो, और इसी तरीके से अगर यूनिलेटरल की बात करें तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अपन यूज करते हैं ना, जहां पे कंडक्शन ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपका या तो अपन डायोड की बात करें या अपन ट्रांजिस्टर की बात करें, इस डायोड और ट्रांजिस्टर में ही आपका जो कंडक्शन हो रहा है करंट का वो आपका यूनिलेटरल हो रहा है, ठीक है ना, एक में हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो अपन ले रहे हैं अपने RLC पैरामीटर के इसमें, उसको हम बाइलेटरल की तरह लेते हैं, और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको अपन एज सच यूनिलेटरल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका ये नोड का जो कंसेप्ट है ये अपना है, और इसी तरीके से जो आपको मैंने जंक्शन का कंसेप्ट बताया है उसको भी अपन इसी तरीके से समझेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग समझेंगे इसमें लूप और मैश के बारे में, ठीक है ना, और लूप और मैश के बारे में समझेंगे इसमें। और इसमें अभी तक क्लास में कोई किसी को दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, तो मैं आप लोगों को बताऊं। नो सर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो मतलब बेसिकली इसमें क्या रहेगा, इस सब्जेक्ट में आप लोगों को जो भी आपकी वैल्यू आ रही है या जो भी अपन कंसेप्ट या जो भी अपन इसमें समझ रहे हैं उसको अपन अच्छी तरीके से देखकर उसको एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। अगर जब तक अपन उसको एनालाइज नहीं करेंगे ना कि अपन जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी इसमें एनालाइज कर रहे हैं या जो भी इसमें वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं वो इंडिकेट भी इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, और अटेंडेंस जो है वो आपके मैंने अपने मॉड्यूल पे ओपन कर दी है, तो आप लोग उसमें भी एक बार, मैं भी एक बार इसमें देख लेता हूँ कि उसमें आ रही है। आप लोगों ने देख लिया, अटेंडेंस मार्क करी? यस सर। यस सर, डन। नो सर, दिया। कर लीजिएगा, उसका टाइमिंग मैंने रखा हुआ है इजीली, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, यस सर, यस सर, आराम से इंडिकेट कर सकते हैं उसको, यस सर। ठीक है ना। और जो भी लेक्चर नोट्स होंगे या रिकॉर्डेड लिंक होगी वो सब आपकी प्रोवाइड हो जाएगी, जो भी आपका कंसर्न इसमें मॉड्यूल अकाउंट है उसमें। यस सर। सर कल नहीं ना अपनी क्लास, फ्राइडे को? हाँ, अपनी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है। ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसा है जो मंडे को ना आया हो, मतलब मंडे को आया हो उसने अटेंडेंस नहीं लगाई हो अपनी, तो वो मुझे बता दो, तो मैं अभी उसके बाद मेरी नहीं लगी सर। एक में बताया दो। रोल नंबर 74 सर 91 76 सर 132 सर। मैं एक में रोल नंबर वाइज सर बोल रोल रहा हूँ ना। नंबर 74 91 76 77 91 एक में प्रिया 78 80 सर 80। हाँ निशांत, ठीक है। 82 86 88 89 90 91 यस सर है ना। और इसमें और कोई 93 96 99 और कोई तो नहीं है जिसकी 102 4 5 6 7 सो 107 क्या नाम क्या बोला 107 7 स्थानित
सानिध्य, अच्छा। 109, 110, 111, 115, 16, 17, 119, 120, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, और 33, 32, 32, 32 और Yes, sir. 33, 33, 35, 135, 136, 137, 138, 139। ठीक है बेटा, आज की भी आप अटेंडेंस में मार्क कर दीजिएगा। सर इसमें अटेंडेंस खुल नहीं रही सर। आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? 87। क्या है? 87। 87 आपका मेरे में दिख रहा है। पूनम चंद मुजालदा, आपने मूडल पे लॉगिन कब किया था लास्ट टाइम? सर 12 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख का, ठीक है, 12 का मैं लगा देता हूँ। सर आज की कर दी? आज की भी नहीं लग रही सर लैब की। लैब की नहीं, अभी क्लास की लगाओ ना, ये भाई क्लास तो चल रही है पूनम चंद। हेलो सर। सर मेरी भी रह गई थी 12 की 90। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग अभी रुकिएगा क्योंकि आईएसटी की एक इवेंट है और उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएंगे कुछ। सर लग गई।